हेलो एवरीवन, मैं फिर आज आपके बीच में आ गया हूँ ज्योग्राफी की क्लास लेके। क्लास 11th का टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायुमंडल है क्या और उसकी संरचना के बारे में। तो सीधी सी बात कि पहला हम देख लें कि वायुमंडल किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ की जो बात करें हम, तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को जो चारों ओर से वायु की एक मोटी परत जो घेरे हुए है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन हम वायु विज्ञान यानी और निचली परत का अध्ययन जो है हम ऋतु विज्ञान में करते हैं। तो हम बात करें वायुमंडल की, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल, और वायुमंडल में संरचना में बात करें तो सबसे पहले हम संरचना की बात करें तो इसमें 3 टॉपिक आएंगे। पहला हम देखें तो इसमें मिश्रण, संगठन, संरचना कह लो या संगठन कह लो। तो इसमें पहला जो होगा गैसें, दूसरा जो आएगा जलवाष्प, और तीसरा बिंदु है धूल कण। इन 3 के मिश्रण से वायुमंडल बना है। तो आगे हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे कि गैस की क्या स्थिति इसमें रहती है। तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में गैस पाई जाती है वो N2 पाई जाती है। N2 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। वैसे इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा होता है 78.8% जो है गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं O2। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 20.95% मात्रा जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की। उसके बाद जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है आर्गन, और आर्गन को हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं AR से। तो आर्गन तीसरी वो गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी मात्रा होती है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, वो सभी गैसें हैं। तो मैं थोड़ा सा और उनके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बाद मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे हम कहें। कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा होती है 0.03%। उसके बाद हम बात करें नियोन की, हीलियम की, ओजोन की और हाइड्रोजन की। तो इनका अलग अलग प्रतिशत दिए गए, बचा कुचा जो होता है उनका डिवाइडेशन इसमें किया गया है। और एक डेफिनेशन में मॉक हाउस एक जलवायु के वैज्ञानिक वायुमंडल की एक डेफिनेशन देते हैं। मॉक हाउस के अनुसार कहते हैं वायुमंडल गैस की एक ऐसी परत है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ वह जुड़ी हुई रहती है। वायुमंडल जो है, यह वायुमंडल गैसों की एक ऐसी परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ जुड़ी रहती है। और होता ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, एक मोटी परत के रूप में वायु को घेरे हुए हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल के महत्व की बात करें तो आप सभी जानते हैं इस पृथ्वी पर जीवन जो संभव हो पाया है वो जल और वायु में जो मनुष्य के जीने के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो आवश्यक है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बाद ही जीव जो हैं धरातल पर आया, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि अब औद्योगिक क्रियाओं द्वारा या अन्य जो मानवीय क्रियाएं हैं जिनके कारण जो वायुमंडल में गैसों का जो प्रतिशत मात्रा है उसमें असंतुलन पैदा हो गया, जिसके कारण बहुत सारी मौसमी घटनाओं जो है, मौसमी आपदाएं जो हैं उनका सामना हमें करना पड़ रहा है। जैसे इसका सीधा सा हम देखें ओजोन परत का में छिद्र होना, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। और दूसरा हम देखें तो भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी के ताप का बढ़ना।
और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनको हम यहाँ देख रहे हैं। तो आइए हम आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कि इसकी संरचना है। तो यहाँ तक ये समझ लिया होगा वायुमंडल की परिभाषा। संगठन की बात करें तो गैस, जलवाष्प और धूल के कण से मिलकर वो बना है। ठीक है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा मिलती है 78.08%, O2 मिलती है ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन मिलती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 0.03%। इसके बाद हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना की बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में जिसे कहें वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें मुख्य 5 परतें ली गई हैं। कितनी परतें ली गई हैं? 5 परतों में सबसे निचली परत होती है समताप मंडल। दूसरी परत होती है समताप मंडल के बाद मैं गलत बोल गया। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। ऐसे ये वायुमंडल की 5 परतें होती हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारी पूरे वायुमंडल की संरचना के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर और आयन मंडल को आयनोस्फियर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। सीधी सी बात करें क्षोभमंडल, मैं इसका एक डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ कि होता क्या है इसमें। तो आप देखेंगे इसे हम यहाँ हमारी धरातल मान लें, 0 धरातल की इस परत से जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो सबसे पहली जो परत आती है वो आती है आपका क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत आएगी वो आती है आपकी समताप मंडल। समताप के बाद में जो आता है आपके आता है मध्य मंडल के बाद जो आता है वो आता है आयन मंडल। अब हम देखें कि इनकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल की विशेषताओं की बात कर लें। क्षोभ मंडल सबसे पहले जो होता है सबसे निचली परत है। बादल का बनना, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, वर्षा का होना, तेज़ हवाओं का चलना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में। सबसे ज़्यादा वायु का वेग भी इसी मंडल में पाया जाता है। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर मान ली जाती है। ये लगभग या 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर ये 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है। उस गिरावट का जो दर होता है वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे पहुंचेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी, और ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में वैसे वैसे उसी स्तर पर कमी आती जाती है। इसलिए हम देखें तो हमारी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। जैसे जैसे इसमें ऊंचाई पर जाए तो यह -40 यानी कि 40 से अब वो चला जाता है टेम्परेचर माइनस में। और ये इसके विपरीत हम जैसे धरातल में जाएं तो गहराई में जाते हैं। ये ऊंचाई की बात हो रही है, ये गहराई की। गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे
कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यानी कि उल्टा, ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान घटेगा और पृथ्वी के नीचे गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। हम बात कर रहे थे सौरमंडल की, बिजली का चमकना, तेज हवाओं का चलना, बादलों का बनना, चक्रवातों का आना, बारिश का होना, ये सब क्रियाएं सौरमंडल में होती हैं। और सब ऊंचाई इसकी जो होगी आपके 18 किलोमीटर। दूसरा आता है समताप मंडल, और इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसकी जो ऊपरी सीमा है इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा के ऊपर इसे कहा जाता है यहाँ समताप सीमा। जो लाइन होगी जो समताप सीमा कहेंगे, समताप जैसा कि नाम से समान ताप, सम अवस्थाएं पाई, ना तेज हवाएं चलेंगी ना ज़्यादा तापमान होगा, और ये अवस्थाएं इसमें मिलती हैं। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। वायुयान संचालन के लिए, वायुयान उड़ान के लिए समताप मंडल सबसे उचित है। जो भी आपके एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो वायुमंडल की इसी परत में समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसकी ऊंचाई जो है लगभग मानी जाती है 32 किलोमीटर तक। ये किलोमीटर में है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 32 किलोमीटर तक मानी जाती है, 18 से 32 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके बाद बात करें हम तो अगली आती है आपके, यहीं आपके इसमें ओजोन जो है वो मिलेगी, मध्यमंडल। इसी में आपके ओजोन परत के यहाँ बात करें तो हम देखेंगे ओजोन परत आप जानते ही हैं कि ओजोन परत जो होती है वो आपके क्या करती है, वो समताप मंडल में ओजोन परत होती है 50 से 55 किलोमीटर। अगर बात करें इसको यहीं 32 किलोमीटर तक मान लिया जाए, इसको यहीं 32 किलोमीटर तक मान लिया जाए, तो मैं इसे यहाँ 32 ना करके यहाँ 60 कर देता हूँ। इसके बीच में यहीं मिल जाएगी आपको ओजोन परत। कुछ वर्गीकरणों में ऐसे दिखाया जाता है, कुछ में ओजोन मंडल करके दिखाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है तो ओजोन जो परत होती है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ताप बढ़ने नहीं देती। तो ओजोन जो है इसकी क्षोभ समताप की ऊपरी सीमा पर होगी यहाँ, और वायुयान निचली वाली सीमा पर क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर वाले स्थान पर उड़ाए जाते हैं। ठीक है, ओजोन। और जो ब्लैक होल की बात कर रहे थे, ओजोन के कण जो हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों के कारण ये पतली होती जा रही है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। मध्यमंडल में क्या होता है, तापमान घटने लगता है। यहाँ तापमान बढ़ता है, ओजोन गैस रोकती है तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तापमान घटने लगता है, -80 डिग्री तक चला जाता है तापमान। और उसके बाद जो तीसरी के बाद जो चौथी परत आती है वो आती है आयन मंडल। इसमें आयन कण होते हैं, इसके अंदर आयन कण पाए जाते हैं, और इन्हीं आयन कणों की उपस्थिति कारण सबसे पहले जब रेडियो तरंगें जब छूटी तो यहाँ आयन कणों से टकराकर वापस धरातल पर आती हैं। इसी और इन्हीं आयन कणों के कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है। और यहीं पर एक ध्रुवीय ज्योति जिसे अरोरा लाइट भी कहते हैं, वो यहीं पर दृष्टिगोचर होती है आयन मंडल में। और उसके बाद जो होता है आपका ये 80 से आप चले जाओ, ऊंचाई इसकी चली जाएगी 80 से 100 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक आप देख लें इसे। एक मिनट में थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं। 50, 80 से ये ऊपर चली जाती है 120, और 120 से या 100 से ऊपर आप देखें तो आयन मंडल ये 200-300 किलोमीटर तक चला जाता है। और उससे ऊपर 1000 किलोमीटर तक जो है ये 1000 किलोमीटर तक आपका ये बहिर्मंडल कहलाता है। यही थी हमारी वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की व्यवस्थाओं के बारे में कि वायुमंडल है क्या। ठीक है, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही।